हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, काफी आपको हेल्पफुल देगी। इस वीडियो को देख करके आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर में आपको पता है कि इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाली SPPU का वो आपको जून में होने वाली है, जो टेंटेटिव डेट निकाल रखी है, जो 3 जून से लेकर 5 जून के बीच में ही एग्जामिनेशन आपको होने वाली MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। ओके, बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे कि ये SPPU यूनिवर्सिटी का MSc एंट्रेंस एग्जाम का PYQ का PDF कहाँ मिलेगा। एक्चुअली SPPU यूनिवर्सिटी जो होती है PYQ रिवील नहीं करती, अपना क्वेश्चन पेपर रिवील नहीं करती है, तो आपको कहीं भी PYQ नहीं मिलेगा। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करोगे भी तो भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको वहां पर एक सैंपल पेपर दे रखा है। तो जो बच्चे अभी तक सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, तो आपको इस वीडियो के अंदर में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कि मैं बहुत पहले इसी चैनल पे मैं सैंपल पेपर को सॉल्व किया था बहुत इजी से इजी वे में। तो जो वॉच नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से अपना वॉच कर ले, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन SPPU का, जो फिजिकल केमिस्ट्री का होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक का सॉल्व करूंगा, इनऑर्गेनिक का सॉल्व करूंगा और बायोकेमिस्ट्री का भी सॉल्व करूंगा। ओके, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं ये काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट मैच करेगा एग्जामिनेशन से, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, और जो नए चैनल पर सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ओके, तो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है क्वांटम केमिस्ट्री का। तो फॉर ए पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L दे रखा है, एनर्जी डिफरेंस आपको निकालना है, जिसमें n आपको दे रखा है n = 3, n = 2 दे रखा है। तो आपको निकालना है क्या एनर्जी डिफरेंस। तो आपको पता है कि जो एनर्जी होता है क्वांटम केमिस्ट्री में, आपने देखा, अब क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा 1D बॉक्स का 2D बॉक्स का जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है वो En का फॉर्मूला होता है, En = n²h²/8mL² होता है। तो आपको सिंपली क्या निकालना है, एनर्जी डिफरेंस निकालनी है। तो यहाँ पर एक n जो दे रखा है 3 दे रखा है, और एक n दे रखा है 2 दे रखा है। तो इसी के बीच में आपको एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो जब n = 3 होगा तो इसका जो E3 जो होगा सिंपली वो 9h² हो जाएगा। जब n = 2 होगा तो हो जाएगा 4h²/8mL² होगा। मतलब n की वैल्यू वहाँ पर पुट करना है 3 और 2। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको एनर्जी निकालना, डेल E निकालना, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। तो डेल E निकालने के लिए E3 - E2 करेंगे। जैसे ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे 9h²/8mL² - 4h²/8mL², तो आपको जो आंसर आएगा 5h²/8mL²। इसका आंसर आपका A करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है SPPU के अंदर में। इजी भी होता है, मॉडरेट भी होता है, कुछ क्वेश्चन हाई भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हर तरह से क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, इजी भी कराऊंगा, मॉडरेट भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ हार्ड भी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया द रेडियल पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आपने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा होगा, रेडियल एक होता है और एक एंगुलर पार्ट होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन को आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना, समझ लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको NLMR जो होता है, तो ये जो पार्ट होता है RNLR ये होता है रेडियल पार्ट, और ये जो पार्ट होता है YLM थीटा और फाई होता है वो एंगुलर पार्ट होता है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेडियल पार्ट। तो जो रेडियल पार्ट होता है वो N और L पे डिपेंड करता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो रेडियल पार्ट होता है डिपेंड किस पे करता है, N और L पे डिपेंड करता है, और एंगुलर पार्ट जो डिपेंड करता है वो L और M पे करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया रेडियल पार्ट किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन एटम का, तो N और L पे डिपेंड करेगा। इसका ऑप्शन जो होगा C करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो एक्चुअली डीजेनरेट ऑर्बिटल का इसका ट्रू की बताना है, क्या इसका ऑप्शन होगा सही। तो डीजेनरेट जो होता है क्या होता है, जिसकी एनर्जी सेम होती है। डीजेनरेट का मतलब जिसकी एनर्जी सेम होता है, डिफरेंट शेप होता है। इसका ऑप्शन आपका B करेक्ट हो जाएगी, एनर्जी सेम डिफरेंट शेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था डिजेनरेसी ऑफ द n = 3 दे रखा है, तो इन हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है, जब भी डिजेनरेसी आपको दे रखा है, n दे रखा है, 1 दे रखा हो, 2 दे रखा हो या 3 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो n, आपको डीजेनरेसी पूछा हो, तो डीजेनरेसी निकालने का फॉर्मूला होता है n²। सिंपल, अगर आपको पता है तो आप एक बार में आंसर कर दोगे, नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर n = 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। हाँ, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट इज कन्फाइंड इन ए 1 डायमेंशनल बॉक्स फॉर 1 एंगस्ट्रॉम लेंथ।
मतलब आपका लेंथ दे रखा है कितना 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ये सिंपली आपको एनर्जी पे ही निकालना है, क्वांटम केमिस्ट्री का मैंने आपको अभी बताया जस्ट। और 1 डायमेंशनल का क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा 1 इलेक्ट्रॉन मतलब n इक्वल टू 1 दे रखा है। सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट बताया, E इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का 1D बॉक्स का। ओके, n 1 दे रखा है, लेंथ दे रखा है L 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। सिंपली आप सारे फॉर्मूला को पुट कर देना है, मतलब सिंपली आपको सारे वैल्यू को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर देना है। ओके, यहाँ पर n 1 देख रखा है, यहाँ पर n जो है 1 दे रखा है। आपको सिंपली बताना h क्या होता है। h को हम वैल्यू पुट करेंगे प्लैंक कांस्टेंट का 6.626 इंटू 10⁻30 जूल सेकंड होता है। और ये m जो होगा इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स होंगे। और l आपको दे रखा था 1 एंगस्ट्रॉम, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻10 से मल्टीपल करेंगे। सारे वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको एनर्जी जो आएगा 37.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिल जाएगी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको सिंपली केमिकल काइनेटिक्स से है। तो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ, जो सिलेबस में मेंशन है, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी पहले भी सिलेबस में क्लियर किया था, बताया था किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो मैं पूरा सिलेबस को पूरा ईजी वे में मतलब क्लियर किया हूँ वीडियो के अंदर में, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर में स्लोप, आपको 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया स्लोप आपको निकालना है अरहेनियस प्लॉट का, जिसमें आपको ln वर्सेस 1/t मतलब ln के वर्सेस 1/t के बीच में आपको ग्राफ बताना है, और ग्राफ के साथ आपको स्लोप बताना है कि स्लोप क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो अरहेनियस से जो सिंपली फॉर्मूला होता है क्या होता है, k इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस e अपॉन RT। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बता सकते हो। यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्मूला को हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, बहुत सारे हम लॉग लेंगे। जैसे हम लॉग लेंगे तो इंटू वाला प्लस में, इंटू वाला है जो प्लस में आ जाएगा, लेकिन ये पावर में है ना, तो पावर जो होता है वो इंटू में आ जाता है, लेकिन माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो यही आपका स्लोप है mx प्लस सी। y इक्वल टू mx प्लस सी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर m जो होता है स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है, और x जो होता है और y इसी के प्लॉट के बीच में बताना था। तो अब स्लोप आपको दे रखा माइनस EA अपॉन 2.303 r होगा। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा माइनस EA अपॉन स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ऑप्शन के अकॉर्डिंग माइनस EA अपॉन r हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका स्लोप है सिंपली। तो ये आपका ऑप्शन आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द रेट कांस्टेंट की फॉर द रिएक्शंस टेम्परेचर आपको दे रखा है, मतलब कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, व्हाट विल बी द इट्स यूनिट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपली आपको निकालना है, यूनिट बताना है। सिंपल आपको सेकंड ऑर्डर का रेट का यूनिट बताना है आपको। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, हार्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब इस जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आप किसी भी ऑर्डर को यूनिट निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, इस आप फॉर्मूला से किसी भी ऑर्डर का यूनिट आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया सेकंड ऑर्डर का यूनिट। तो सेकंड ऑर्डर का मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिंपली जहां पर n है वहां पर पुट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा, और टाइम जो हो जाएगा सेकंड में आ जाएगा, तो सेकंड के माइनस इनवर्स हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन होता है सिंपली मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो हम कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं मोल पर लीटर के पावर हो जाएगा 1 में से 2 जाएगा -1 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन मोल पर लीटर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो लीटर ऊपर की तरफ चल जाएगा, तो सिंपल से यूनिट हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स 1 हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगा सेकंड ऑर्डर का यूनिट। तो इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी, लीटर मोल इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स 1। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक ग्राफ है जो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बताना, वो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का। तो सिंपली आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एक फॉर्मूला क्या होता है, KT इक्वल टू 1 अपॉन A कंसंट्रेशन माइनस 1 अपॉन A नोट कंसंट्रेशन होता है। तो सिंपली आपको बताना कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो इसके और इसके बीच में बताना है। तो यहाँ पर सिंपली होता क्या है कि 1/A नोट दे रखा है ना, सिंपली ये इज इक्वल टू KT है।
तो यहाँ पर क्या होगा 1/a0, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। मतलब सिंपली ये है कि जो कंसंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपली ये टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन का। ओके, तो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, तो यहाँ पर जो इसके ग्राफ आएगा वो हाइपरबोला ग्राफ आएगा इस तरह से। यहाँ पर कंसंट्रेशन घट रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, तो इस तरह से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस 20 मिनट, आपको टाइम दे रखा है, टी हाफ दे रखा है। द टाइम रिक्वायर्ड, आपको द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू चेंज फ्रॉम 0.4 कंसंट्रेशन टू 0.1 कंसंट्रेशन, मतलब का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है सिंपली 0.4 से 0.1। सिंपली इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K = 1/2.303 log A0/80। आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, A0 क्या दे रखा है 0.4 और A1 क्या दे रखा है 0.1, सिंपली आपको दे रखा है। ओके, तो टी हाफ भी दे रखा है, आपको सिंपली टाइम निकालना था। यहाँ पर देखो टी हाफ भी दे रखा है, सिंपली आपको टाइम निकालना है। क्या निकालना, टाइम निकालना है। इनिशियल दे रखा है 0.4 मोलर कंसंट्रेशन और टाइम दे रखा है 80 दे रखा है 0.1 कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पर दे रखा है। तो सिंपली सारा जो वैल्यू है फॉर्मूला के हिसाब से हम पुट करेंगे। तो पहले हम यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालेंगे, तो टी हाफ = 0.693/K होता है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट निकाल दिया मैंने, तो रेट कांस्टेंट कितना आ गया 0.0346 मिनट इनवर्स 1 आपको आ जाता है। तो टाइम निकाल देंगे, जैसे आप टाइम निकालोगे तो आपको 40 मिनट देखने को मिल जाएगा। और आपको A0 जो है आपको 0.4 पुट करना है और 80 0.1 पुट करना है। सारे आपको वैल्यू पुट करोगे तो आपको 40 मिनट देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन डी ऑर्बिटल। एक्चुअली होता क्या नोडल प्लेन, नोडल प्लेन होता क्या, तो नोडल प्लेन बोलते हैं वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की, मैक्सिमम मिलने की 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम 0 होती है उसी के हम नोडल प्लेन बोलते हैं। और नोडल प्लेन डिपेंड करते हैं एल से, नोडल प्लेन डिपेंड किस पे करते हैं, एल से। अगर डी जो होगा तो एल कितना होगा, तो एल कितने होंगे, L2 होंगे। L 0 होता है तो S के लिए होता है, L 1 होता है तो P के लिए होता है, और L2 होता है तो किसके लिए होता है, D के लिए होता है। तो नोडल प्लेन अगर D ऑर्बिटल का पूछा गया है तो इसका ऑप्शन आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं S ऑर्बिटल के लिए L 0 होगा नोडल प्लेन, और P ऑर्बिटल के लिए L 1 होगा नोडल प्लेन, और D ऑर्बिटल के लिए L 2 होगा नोडल प्लेन, और F ऑर्बिटल के लिए L 3 होगा नोडल प्लेन। ओके, तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम। ये भी बहुत क्वेश्चन इजी है। क्रोमियम का आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। अगर आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का होता है 4s1 3d5 होता है। क्या होता है 4s1 3d5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम का। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके हम इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करेंगे। तो s ऑर्बिटल में तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप होगा। अब डी ऑर्बिटल के अंदर हम बात करेंगे तो डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे 5 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करेंगे, वो भी सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्डअप हो जाएगा। क्या होगा, सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्डअप होगा हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 यहाँ से, एक 1 यहाँ से, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड देखने को मिलेगा। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। तो ऑर्बिटल एनर्जी बताना है किसका, करेक्ट ऑर्डर बताना है। यहाँ पर ऑर्बिटल एनर्जी बताना है किसका, हाइड्रोजन एटम बताना है, और इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो ऑर्बिटल एनर्जी जो होता है वो डिपेंड करता है क्वांटम नंबर पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करता है। तो n जितना इक्वल रहेगा उसकी एनर्जी भी इक्वल रहेगी। तो मैक्सिमम जो इसकी एनर्जी होती है वो ऑल हैव द सेम एनर्जी देखने को मिलता है। इसका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कोलरॉस लॉ हेल्प इज कैलकुलेटिंग। जब आपने कोलरॉस का पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में, तो वहां पर जो कैलकुलेट करने के लिए हेल्प क्या करता है, तो मोलर कंडक्टेंस हेल्प करता है। आपको पता है कि कोलरॉस लॉ का 2 फार्मूला होता है। जो फर्स्ट वर्जन फार्मूला होता है लैम्डा m = लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस b√c, ये फर्स्ट फार्मूला होता है। सेकंड जो फार्मूला होता है लैम्डा नॉट m = लैम्डा प्लस नॉट प्लस लैम्डा माइनस नॉट। ये मतलब कि लैम्डा प्लस जो होता है वो सिंपली मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन
आयन होता है, और लेमडा माइनस नोट जो होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन होता है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद रखना, दो वर्जन में आपको फॉर्मूला देखने को मिलती है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो लेमडा एम नोट जो होता है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, ये डिपेंड उसी पे करता है कोलरॉस लॉ कैलकुलेटिंग करने के लिए। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जब भी आपको ग्राफ देखने को मिले लेमडा एम और कंसंट्रेशन के बीच में, मतलब रूट सी कंसंट्रेशन के बीच में, तो आपको जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन में दिया हो तो ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ आपको देखने को ऐसा मिलेगा। जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो आपको ग्राफ कुछ हाइपरबोला की तरह देखने को मिलेगा, इस तरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में होता क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस होता है और कंसंट्रेशन के जो बीच में जो ग्राफ आता है, वे इस तरह से ग्राफ देखने को मिल जाती है। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, वहाँ पार्शियली आयनाइज होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ग्राफ आपको हाइपरबोला देखने को मिल जाती है। तो इस ग्राफ को हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलती है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विथ डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में जो डाइल्यूशन क्या होता है, मतलब कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साथ डाइल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या फिर सेम रहता है। सिंपली मैं बता दूं, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, पार्शियली आयनाइज होता है। तो जब पार्शियली आयनाइज होगा तो उसको आयनाइज करने के लिए कुछ वाटर और ऐड करते हैं, ताकि वो जो आपका कंपाउंड है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंप्लीटली ब्रेक होने की कोशिश करे, मतलब आयनाइज ज़्यादा हो। जब आयनाइज ज़्यादा होता है, जब वाटर को हम ऐड करते हैं तो आयनाइज ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर डाइल्यूशन जो होती है वो इंक्रीज करता है, न कि डिक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ मोर फ्री आयंस इन सोल्यूशन। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन के साथ इक्विवेलेंट कंडक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो जब इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन तो वहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो इंक्रीज कर जाए, इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इफ द कंसंट्रेशन C इंक्रीज 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ C, द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेयर जो B इज कोलरॉस कांस्टेंट है। सिंपली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कोलरॉस लॉ के फॉर्मूला के हिसाब से मैंने बताया कि दो वर्जन होते हैं कोलरॉस लॉ का फॉर्मूला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूला के बेस पर पुट करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन फर्स्ट में जो कंसंट्रेशन है वो सिंपली C है, लेकिन जब उसको हम इंक्रीज करते हैं 4 टाइम्स, मतलब कि 4 टाइम वो इंक्रीज करते हैं, तो वहां पर हमारा क्या आपको मोलर कंडक्टेंस में चेंज देखने को मिलेगा। तो सिंपली मैं बता दूं कि लेमडा m1 होता है फॉर्मूला लेमडा नोट m माइनस बी रूट सी होता है, इसका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर जब इसको हम चेंज करेंगे 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन को, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कंसंट्रेशन 4c हो जाएगा, और 4c का रूट क्या होता है 2 हो जाएगा, तो 2 भी रूट सी। यहाँ पर इक्वेशन जो आएगा, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली ये फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगा। अब इसको चेंज करना है, मोलर कंडक्टेंस को चेंज करना है, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे लेमडा m1 माइनस लेमडा m2। तो जैसे हम माइनस करेंगे तो आपको देख सकते हैं आपको बी रूट सी देखने को मिल जाएगा, इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए मैंने सोल्व कराया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एग्जामिनेशन के अंदर के लिए। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट। एक्चुअली होता क्या है कि थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक स्टेट होता है, वहां पर एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज 0 एट 0 केल्विन पे, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन। तो जो आइडियल गैस के अंदर में जो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल एनर्जी इक्वल टू फंक्शन टेम्परेचर, मतलब कि इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। आइडियल के गैस के केस में इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन डेल्टा जी आपको वैल्यू दे रखा है -25 किलोजूल पर मोल एट 298 केल्विन, तो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो सिंपली फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू -RT ln k, यहाँ पर k आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको डेल्टा जी नोट दे रखा है, ठीक है, और टेम्परेचर भी दे रखा है, आर का वैल्यू आपको पता है। तो किलो जूल को आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि और आर का वैल्यू हम वही पुट करना है जो जूल में होता है। तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन होगा। तो यहाँ पर आपको के निकालना है ना, तो यहाँ पर ln k इक्वल टू होता है
डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी। तो आपको सिंपली फॉर्मूला को ड्राइव करना है, ड्राइव करने के बाद आपको सारे वैल्यू फॉर्मूला के हिसाब से पुट कर देना है। जैसे आप पुट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते के वैल्यू निकलेगा 2.39 10⁴ आपको देखने को मिल जाएगा। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन था वो फॉर्मूला के बेस पे था और थोड़ा सा कैलकुलेशन था। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत भी आता है तो आप क्वेश्चन इसको सोल्व कर दोगे। तो 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 29 जूल पर मोल केल्विन। कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच आपको निकालना है और आपको सीपी दे रखा है। सीपी दे रखा है मतलब कि हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर जिसकी वैल्यू आपको दे रखा है। डेल्टा एच निकालना है, टेम्परेचर भी दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 भी दे रखा है। तो जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू सी पी इंटू T2 माइनस T1। तो डेल्टा एच निकालना है, सीपी भी दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है। सारे वैल्यू आपको पुट करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है सारे वैल्यू पुट करना है। और इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलती है एग्जामिनेशन के अंदर में। तो डेल्टा एच इक्वल टू सीपी माइनस, हाँ सीपी आपको कितना दे रखा है, सीपी आपको दे रखा है 29 जूल पर मोल केल्विन और टेम्परेचर दे रखा है। तो जिसका जो वैल्यू आएगा डेल्टा एच का 5800 जूल पर मोल देखने को मिल जाएगा। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ CO2 213.6 जूल पर मोल केल्विन एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, मतलब डेल्टा एस आपको निकालना है, एंट्रोपी निकालना है चेंज। When 2 मोल ऑफ CO2 आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 लीटर टू 2 लीटर, हाँ 10 लीटर टू 2 लीटर, मतलब V1 आपको दे रखा है और V2 आपको दे रखा है। तो सिंपली इसको फॉर्मूला के बेस पे आप पुट करेंगे। इसमें जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू NRln V2 अपॉन V1। तो ये फॉर्मूला को आप ध्यान रखना। इसी फॉर्मूला पे आपको पुट करना सारे वैल्यूज। एंट्रोपी आपको निकालना है, चेंज एंट्रोपी निकालना है, डेल्टा एस निकालना है। तो डेल्टा एस इक्वल टू होता है NRln V2 अपॉन V1 होता है। हाँ एन जो होगा आपको 2 होगा, यहाँ पर 2 मोल दे रखा है ना, तो एन यहाँ पर सिंपली आपको 2 हो जाएगा। ओके, और आपको V1 आपको दे रखा है 2 लीटर, V1 आपको दे रखा है 10 लीटर, V1 आपको 10 लीटर दे रखा है और V2 आपको दे रखा है 2 लीटर दे रखा है। ओके, और यहाँ पर R की जो वैल्यू होगा वो 8.314 होगा। सारे आपको वैल्यू पुट करना है। N2 हो जाएगा, R आपको 8.314 होगा, ln 2 अपॉन 10 हो जाएगा। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एस नेगेटिव के अंदर देखने को मिलेगा -26.76। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ए प्रोसेस डेल्टा जी आपको दे रखा +15 किलोजूल पर मोल और डेल्टा एच भी दे रखा था। व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज। फिर यहाँ पर एंट्रोपी चेंज पूछ रखा है, यहाँ पर गिब्स एनर्जी भी दे रखा है, एंथैल्पी भी दे रखा है और आपको एंट्रोपी बताना है, चेंज एंट्रोपी आपको बताना है। तो सिंपली फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच। यही फॉर्मूला पर आपको निकालना है। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो यही सिंपल आपको डेल एच निकालना है। तो डेल एच निकालने के फॉर्मूला जो जनरेट हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू डेल एच माइनस डेल जी अपॉन टी। तो यह सारे वैल्यू आपको दे रखा है, पुट कर देना है। जैसे पुट करोगे तो डेल एच आपको निकलने देखने को मिल जाएगा 33.56 जूल पर मोल केल्विन। आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इन लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एट हाई प्रेशर द एडजॉर्प्शन क्या होगा। सिंपली आपको पता होता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है KP अपॉन 1 प्लस KP होता है, ये होता है सिंपली। तो जब यहाँ पर हाई प्रेशर होता है तो यहाँ पर जब हाई प्रेशर होता है तो 1 जो होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। 1 क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। जब 1 नेग्लिजिबल होगा तो क्या बचेगा, KP अपॉन KP देखने को मिलेगा। सिंपल, तो ये कट के आपको 1 देखने को मिलेगा। जब हाई प्रेशर होगा तो 1 नेग्लिजिबल होगा, जब लो प्रेशर होगा तो KP नेग्लिजिबल हो जाता है। तो वहां पर आपको थीटा जो होता है KP के बराबर आता है, मगर थीटा जो होता है वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर 1 जो होता है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट देखने को मिल जाती है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, बिकम्स कांस्टेंट हो जाता है। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया केमी जॉब्सन इज। तो आपको बताना है प्रॉपर्टी केमी जॉब्सन और फिजी जॉब्सन का प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पर एक अच्छे से इसको रीड कर लेना, फिजी जॉब्सन एंड केमी जॉब्सन। तो एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी ये होता है कि फिजी जॉब्सन फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, केमी जॉब्सन का नाम केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। इसके अंदर नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये आपको रिवर्सिबल होता है, ये आपको इरिवर्सिबल होता है। ये मल्टी मोलिकुलर लेयर्स बनाता है, ये यूनि मोलिकुलर लेयर बनाता है। इसके अंदर नो स्पेसिफिक वंडर वाल इंटरेक्शन होता है, इसमें स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है।
तो केमी जॉब्सन के अंदर में रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये तो नहीं होगा। हाँ, फिजिकल नेचर नहीं होता, ये केमिकल नेचर होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, मतलब ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। हाँ, ये इन्वॉल्व बैलेंस से फोर्सेज इन्वॉल्व करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि केमी जॉब्सन का ये अकर्स लो टेम्परेचर कभी नहीं होता, केमी जॉब्सन हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस इज डिस्क्राइब्ड बाय द लैंगमेयर आइसोथर्म विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको के दे रखा है किलो पास्कल इनवर्स 1 एंड 25 डिग्री सेल्सियस। द प्रेशर इन किलो पास्कल एट विच द फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज, ठिट्ठा मतलब आपको ठिट्ठा दे रखा है, ठिट्ठा को बोलते हैं फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज, और 1 माइनस ठिट्ठा को बोलते हैं फ्रैक्शनल सरफेस अनकवरेज, ये होता है। तो यहाँ पर ठिट्ठा का ध्यान रखना है, ठिट्ठा का वैल्यू आपको दे रखा है 0.95 होता है, और के का वैल्यू भी आपको दे रखा है 0.9 किलो पास्कल इनवर्स 1। आपको निकालना प्रेशर, आपको पता फॉर्मूला होता है क्या होता है, केपी इज इक्वल टू ठिट्ठा अपॉन 1 माइनस ठिट्ठा होता है। तो आपको प्रेशर निकालना है, तो ठिट्ठा अपॉन 1 माइनस ठिट्ठा इंटू 1/k हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको निकल गया है और आपको बताना है। हाँ, फॉर्मूला आपको निकल गया है, तो आपको करना क्या है, सारे वैल्यू को पुट करना है। ठिट्ठा का वैल्यू आपको दे रखा है, सारे वैल्यू को पुट करोगे तो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा 21.1। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन जिंक कैडमियम सिस्टम द यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है। तो जिंक कैडमियम जो होता है एक एलॉय होता है, ये फेज इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस है। तो इसके अंदर आपको दो ग्राफ देखने को मिलती है, एक फेज ये देखने को मिलती है और एक ये देखने को मिलती है। इसमें दो आपको सॉलिड फेज देखने को मिलता है और एक आपको यूटेक्टिक पॉइंट देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, टू कंपोनेंट द सिस्टम इफ टू फेजेज इन इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जो फॉर्मूला होता है C माइनस P प्लस 2 होता है। तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट दे रखा है 2, ओके। फेज भी आपको दे रखा है कितना 2, ओके, प्लस दे रखा है 2, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2। इसका आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 4 वाटर सिस्टम एट ट्रिपल पॉइंट। तो इसमें भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, सिंपली वही फॉर्मूला का यूज करना है। लेकिन वाटर सिस्टम के अंदर में कंपोनेंट कितने होंगे, तो वाटर सिस्टम तो कंपोनेंट एक ही है ना, तो कंपोनेंट तो 1 ही होगा, ओके। लेकिन यहाँ पर फेज कितने होंगे, तो फेज यहाँ पर वाटर कितने फेज में एग्जिस्ट करता है आपको पता है, वाटर 3 फेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड सॉलिड गैस, तीनों के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसलिए यहाँ पर जो फेज होगा वो 3 हो जाएंगे। वाटर 3 फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो यहाँ पर सिंपली उसी फॉर्मूला को पुट करना है। तो कंपोनेंट कितने हैं, 1 है, फेज कितने हैं 3 हो जाएंगे, प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 1 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी, ओके। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अल्फा पार्टिकल्स हैव। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो लो पेनिट्रेशन पावर होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, आप देख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल हैव लो पेनिट्रेशन पावर बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मास ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विथ वाटर विथ मैटर। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल होता है किसका, अल्फा पार्टिकल को हम बोलते हैं हीलियम्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हीलियम्स को। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम को बोलते हैं। और इसके बीच में मास ज्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो पेनिट्रेशन होता है वो लो होता है पेनिट्रेशन। तो जिसका मास कम होता है वहाँ पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका पेनिट्रेशन लो होती है। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बाइंडिंग एनर्जी निकालना पर न्यूक्लियन का इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि इसको 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन का बताना है इसमें मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसको किसके अंदर, इसमें मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किस ऑप्शन के अंदर में है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला होता क्या है और इसको हम कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसको कैलकुलेट करना आपको हम सिखाएंगे कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है इसकी होता बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी बार इक्वल टू होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता क्या है, न्यूक्लियंस होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जब भी न्यूक्लियंस की बात करेगा उसके अंदर न्यूट्रॉन भी है प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। तो पहले हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। अब इस फॉर्मूला के लिए पहले हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको निकलेगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो हम निकाल लेंगे, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। पर हम आयरन को निकालेंगे तो हम उसको बाद चेक करेंगे उसके हिसाब से। जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा आयरन को, तो बाकी ऑप्शन को आप खुद से कैलकुलेट करना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके।
तो यहाँ पर आप देख लो, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल एम क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है। डेल एम क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है। उसको हम कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट डेल एम? तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियॉन्स मैंने आपको बताया, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो व्हाट इज द मास ऑफ न्यूक्लियाई? तो मास ऑफ न्यूक्लियाई, तो मास ऑफ न्यूक्लियाई मींस एलिमेंट ऑफ द मास, सिंपली एलिमेंट ऑफ द मास। ओके, तो सबसे पहले हम डेल्टा एम निकालेंगे। तो डेल्टा एम मास ऑफ न्यूक्लियॉन, तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं। 26 जो है वो आयरन के क्या है? प्रोटॉन्स है। लेकिन ये जो आपको ध्यान रखना है, ये प्रोटॉन का मास होता है। तो प्रोटॉन का जो मास होता है 1.007276 होता है प्रोटॉन का मास। तो आपको प्रोटॉन का मास से मल्टीपल करना पड़ेगा इसका प्रोटॉन, आयरन का प्रोटॉन, प्लस आपको 30 जो है वो न्यूट्रॉन है आयरन का। ठीक है, तो यहाँ इसका आयरन का जो न्यूट्रॉन होता है, मतलब सिंपली न्यूट्रॉन का जो मास होता है, सिंपली न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.0086665 यूनिट होता है। हाँ, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.0086665 यूनिट होता है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो ये आपको उससे मल्टीपल करना पड़ेगा, और आपको मास ऑफ न्यूक्लियाई जो होता है वो एलिमेंट का मास होता है 55.96 आपको देखने को मिलेगा, किसका? आयरन का मास। ओके, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एम आपको देखने को मिल जाएगा 0.154226 एटॉमिक मास यूनिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम डेल्टा एम कैलकुलेट कर लिए। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इसको हम मल्टीपल कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा 478.74 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सिंपली बाइंडिंग एनर्जी निकल गया, तो आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो आपको यहाँ ये निकल गया, और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको आ गया। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स आपको 30 है और प्रोटॉन 26 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको 8.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको आयरन का ही होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो यूरेनियम का आप 7.4, यहाँ पर देख सकते हो यूरेनियम का जो होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और हीलियम का होता है 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना खुद से, मैंने एक आपको बता दिया हूँ, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैज टू मैजिक नंबर फॉर क्लोज न्यूक्लियर सेल। आपको ऑप्शन बताना है, आपको पेयर दे रखा है मैजिक नंबर का, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर में जो मैजिक नंबर होता है वो 2, 8, 20, 28, 50 और 82 और 126, ये आपको मैजिक नंबर है। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? तो ऑप्शन आपको सी से मैच कर रहा है, 50 और 82। तो मैजिक नंबर हमेशा ध्यान रखना, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। मैजिक नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं, 8 होते हैं, 20 होते हैं, 28 होते हैं, 50 होते हैं, 82 होते हैं और 126 भी होते हैं। ओके, हाँ, 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएम काउंटर इज बेस। तो जीएम होता क्या है? एक्चुअली जीएम जो होता है, जिसको बोलते हैं हम डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है मेजर आयनाइजेशन रेडिएशन, मतलब कि आयन को मेजर करता है, उसको डिटेक्ट करता है। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी, गैस आयनाइजेशन। हाँ, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये सॉलिड स्टेट क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन निकालना है कि दो प्लेन के बीच में आपको एंगल निकालना, आपको सिंपली थीटा के वैल्यू आपको निकालना है दो प्लेन के बीच में। इसका फॉर्मूला होता है, जब भी किसी का एंगल निकालना हो, थीटा निकालना हो और आपको दो प्लेन दे रखा हो, तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है h1 इंटू h2 प्लस k1 इंटू k2 प्लस l1 इंटू l2 अपॉन रूट अंडर h1 का स्क्वायर प्लस k1 का स्क्वायर प्लस l1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर h2 का स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर प्लस l2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो प्लेन आपको दे रखा है 1 0 0 और सेकंड प्लेन देखा 1 0 1 0, तो h1 हो जाएगा, k1 हो जाएगा, l1 हो जाएगा, h2 हो जाएगा, k2 हो जाएगा, l2 हो जाएगा। अब कुछ करना है नहीं, आपको फॉर्मूला पता लग गया है, सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देना है। जैसे वैल्यू पुट करोगे आपको 0 आ जाएगा। तो 0 किसकी वैल्यू होती है? कोस थीटा के अलॉन्ग में, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो थीटा की वैल्यू आपको 90 हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ए प्लेन स्पेसिंग डी सो फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग डिफ्रैक्शंस एट एंगल थीटा। तो ए प्लेन ऑफ स्पेसिंग 2d, मतलब एक डी जो होता है ब्रैग, इसमें पढ़ा होगा n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा होता है। तो डी की जगह पर आपको 2d पुट करेंगे तो वहां पर एंगल क्या आएगी, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है।
तो यहाँ पर आप सोल्यूशन देख सकते हैं एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। यहाँ पर एन 1 रखना है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। तो एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा में n 1 रखेंगे तो लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और l इक्वल टू d की जगह हम 2d पुट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपको स्पेस करना है d की जगह पर 2d, यहाँ पर आप 2d पुट कर दिया तो 2 इंटू 2d साइन थीटा सेकंड इक्वेशन देखने को मिल गया है। अब दोनों लेमडा को क्या करेंगे इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने पर आपको यहाँ पर 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आपको क्या होगा साइन थीटा अपॉन 2 आ जाए इक्वल टू साइन थीटा 2, मतलब ये थीटा 1 थीटा 2। तो उसके बाद साइन थीटा 2 निकालने के लिए साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 साइन थीटा 1 साइन थीटा आपको ये देखने को मिल जाएगा। थीटा 2 निकालोगे तो एंगल निकालोगे तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द लॉ मेथड इज यूज्ड फॉर। तो लॉ मेथड होता क्या इज मेनली यूज की जाती है डिटरमाइन टू ओरिएंटेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल, एनालाइज्ड ऑफ द सिमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, स्टडी इंटरनल स्ट्रेन इन क्रिस्टल। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी डिटरमाइनिंग क्रिस्टल ओरिएंटेशन। ओके 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक्सरे डिफ्रैक्शन डज नॉट गिव एनी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन फॉर। तो सिंपली इसका एमॉर्फस जो होता है कभी भी इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन में नहीं देता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड इज यूज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब कि SHE जिसको हम बोलते हैं सी जो होता है इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक्चुअली होता क्या है इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड को हम यूज करते हैं SHE के अंदर में। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार थ्योरी को समझना। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ HCl। सिंपली ये होता है जो प्लेटिनम एक वायर होता है उसको हम डिप करते हैं, किसमें डिप करते हैं HCl के सॉल्यूशन के अंदर में, उसी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के अंदर में SHE के अंदर में। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इन EMF मेजरमेंट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl। मतलब EMF मेजरमेंट के अंदर में जो AgCl का जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो किसमें हम डिटरमाइन की बात करते हैं। तो सिंपल सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड पे हम बात करते हैं कि AgCl जब होता है तो AgCl जो हम उसको हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं तो EMF जो इलेक्ट्रोड होता है वो सिंपल क्या होता है Ag से AgCl की तो बात करते हैं, यही तो हम बात करते हैं, ये तो होता है इसका इलेक्ट्रोड पे। तो इसका सिंपल आपका सी करेक्ट हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है तो एक गैल्वेनिक सेल हैज द फ्लोइंग हाफ सेल। तो आपको एनोड पे दे रखा है आपको इनोड सेल वैल्यू, कैथोड पे दे रखा है इनोड सेल वैल्यू। तो सिंपल आपको निकालना है EMF सेल। तो सिंपली आपको ई नोड सेल कैलकुलेट करना है। तो ई नोड सेल निकालने क्या बोलते हैं कैथोड माइनस सिंपली एनोड होता है। तो कैथोड आपको दे रखा है कितना दे रखा है 0.77 दे रखा है पॉजिटिव माइनस, और एनोड दे रखा है माइनस 0.76 वोल्ट दे रखा है। तो माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ए सेल कंस्ट्रक्टेड एज Ag प्लस से Ag जा रहा है जिसका कंसंट्रेशन दे रखा है, और H प्लस का कंसंट्रेशन दे रखा है और उसका प्रेशर भी दे रखा है, और प्लेटिनम का Ag प्लस से Ag उसका सेल दे रखा है वैल्यू वोल्ट में। तो आपको निकालना कैलकुलेट EMF सेल निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो सिंपली बेसिक क्वेश्चन है, आपको इनोड सेल दे रखा है Ag का वैल्यू आपको दे रखा है, इनोड सेल H प्लस का दे रखा है, H प्लस और H2 का दे रखा है जिसमें 0 होता है SHE पे, मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे आपको नॉर्मली 0 ही होता है वोल्ट, ठीक है। और RT अपॉन NF का भी वैल्यू दे रखा है। तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो H2 से 2H इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ H2 से 2H प्लस होगा, मतलब कि H प्लस निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो H प्लस निकलेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Ag में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो Ag में जा रहा है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपली इनोड सेल इक्वल टू क्या होता है कैथोड माइनस एनोड होता है। तो कैथोड आपको दे रखा है Ag का दे रखा है 0.080 और माइनस आपको इसका दे रखा है सेल 0 दे रखा है, तो सिंपली 0.080 ही वोल्ट आएगा इनोड सेल। और आपको निकालना नंस्ट इक्वेशन से ई सेल इक्वल टू इनोड सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q दे रखा है। तो सिंपली यहाँ पर टेम्परेचर तो आपको दे रखा था 25 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ। तो RT अपॉन F का वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो N आपको पता होना चाहिए, N आपको 2 हो जाएगा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, पर 2N हो जाएगा, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और RT अपॉन F का वैल्यू दे रखा है तो 2 मल्टीपल कर दे 2 जो होगा डिवाइड हो जाएगा RT अपॉन F से,
N2Ln, यहाँ पर H प्लस कंसंट्रेशन अपन Ag प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन सिंपली क्या है, उसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 1 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन आपको देखा 0.0 मोलर कंसंट्रेशन। जिसे कैलकुलेट करोगे तो इसीलिए आपको देखने को मिल जाएगा 0.68 वोल्ट। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के अराउंड में है 0.65 दे रखा, बट यहाँ पर 0.68 दे रखा, तो इसी के क्लोज में आ रहा है आंसर, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच फैक्टर अफेक्ट फ्लोरेसेंस इज मोस्ट। देखो फ्लोरेसेंस जो इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो आपको पीएच ऑफ सॉल्यूशन पे इफेक्ट करता है सिंपली। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इन द जैबलोंस्की डायग्राम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग रिप्रेजेंट। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो रिप्रेजेंट करता है जैबलोंस्की डायग्राम के अंदर में, तो वो क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस होता है, फ्लोरोसेंस होता है, मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझेंगे। ये देखो क्वेश्चन में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये दे रखा है, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो रिप्रेजेंट करता है जैबलोंस्की डायग्राम के अंदर में, वो ये करता है, वो सिंपली यहाँ पर देख सकते इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ये है। डायग्राम आपको पता है तो मालूम हो, अगर डायग्राम आपको मालूम है, आइडिया है, तो आप आंसर कर दोगे तुरंत। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है S1 से लेके T1 के बीच में, मतलब कि सिंगलेट से लेके ट्रिपलेट के बीच में क्या होता है, ट्रांजिशंस होते हैं, इसी को बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। लेकिन ये इंटरनल कन्वर्जन होता है, उसके क्या होता है S2 से S1 के बीच में होता है, ये सिंगलेट से सिंगलेट में ही होता है। तो याद रखना इंटरनल कन्वर्जन जो होता है वो सिंगलेट से सिंगलेट के बीच में ही होता है ट्रांजिशन, और इंटर सिस्टम जो क्रॉसिंग होता है, जो ट्रांजिशन होता है, वो S1 से T1 के बीच में होता है, मतलब सिंगलेट से ट्रिपलेट के बीच में होता है। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी, ट्रांजिशन बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट के स्टेट के बीच में होता है। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फोटोसेंसिटाइजेशन इन्वॉल्व। एक्चुअली होता क्या है फोटोसेंसिटाइजेशन? फोटोसेंसिटाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट एंड देन ट्रांसफर एनर्जी टू अनदर मॉलिक्यूल। सिंपल ये होता है फोटोसेंसिटाइजेशन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो एनर्जी रिलीज करती है, तो एनर्जी ट्रांसफर करता है किसी अनदर मॉलिक्यूल के पास। तो अनदर मॉलिक्यूल स्पेसिस में वो अपना एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर फॉर अनदर स्पेसिस। ओके। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम ऑफ मॉलिक्यूल 10s आपको दे रखा है। तो क्वांटम एल्ड ऑफ फ्लोरोसेंस अभी आपको दे रखा है, तो आपको निकालना है व्हाट इज द रेडिएटिव रेट कांस्टेंट, आपको k सिंपली निकालना है। तो इसका बेसिक फार्मूला होता है डेल्टा, हाँ, phi f इक्वल टू टाउ इनटू kf, आप k निकालना है, सिंपली ही निकालना है। सिंपली जो आपको phi f जो है ये आप क्वांटम एल्ड है, क्या है, क्वांटम एल्ड है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखा है 0.25 आपको वैल्यू दे रखा है क्वांटम एल्ड का, मतलब phi f का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और टाउ का जो वैल्यू दे रखा है, जिसको हम बोलेंगे लाइफ टाइम फ्लोरोसेंस, उसकी वैल्यू दे रखा है 10 ns आपको दे रखा है। ये नैनो सेकंड में दे रखा है 10 नैनो सेकंड। तो नैनो सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर में, तो केफ का फॉर्मूला होता है phi f अपॉन, मतलब क्वांटम एल्ड अपॉन टाउ होता है इसकी फॉर्मूला में, टाउ मतलब लाइफ टाइम। तो phi f आपको दे रखा है 0.25 और टाउ दे रखा है लाइफ टाइम दे रखा है 10 ns, मतलब 10 नैनो सेकंड दे रखा है। नैनो सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 10⁻⁻9 से मल्टीपल कर देंगे, तो आप कैलकुलेट करोगे तो 2.5 इंटू 10⁻7 सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स 1 देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगी। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक केमिलुमिनेसेंट रिएक्शन इमिट आपको दे रखा वैल्यूज मोल के अंदर में, और आपको सब्सटेंशियल ऑफ डिकम्पोजिट का वैल्यू भी दे रखा है। तो व्हाट इज द क्वांटम एफिशिएंसी? सिंपल आपको क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला से बेसिस क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वांटम एफिशिएंसी फॉर्मूला जो होता है phi इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिकम्पोज्ड। तो यहाँ पर आपको क्वांटम एफिशिएंसी निकालना यही है। तो आपको जो दे रखा है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है वो आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है। जैसे आप सिंपली इसको फॉर्मूला के बेस पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्वांटम इफिशियंसी जो वैल्यू आएगी 1.33 देखने को मिल जाएगा। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फॉस्फोरेसेंस रिप्रेजेंटेड। तो ये भी आपको जैबलोंस्की डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया कि फॉस्फोरेसेंस के बीच में क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, से सिंगलेट होता है, या सिंगलेट से ट्रिपलेट होता है, या सिंगलेट से सिंगलेट होता है। तो यहाँ पर फिर डायग्राम से हम समझेंगे। तो फॉस्फोरेसेंस जो होता है ये आपको फॉस्फोरेसेंस है। तो फॉस्फोरेसेंस के अंदर में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन क्या हो रहा है, ट्रिपलेट से सिंगलेट के अंदर में आ रहा है, मतलब कि T1 से जा रहा है किसके बीच में, S0 के बीच में, और आपको लाइट देखने को मिल जाती है।
यही है फॉस्फोरेसिस। फ्लोरोसेंस के बीच में क्या हो रहा है, वहां पर S1 से जा रहा है किसके बीच में, S0 के बीच में ट्रांजिशंस हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, फ्लोरोसेंस के बीच में जो ट्रांजिशन होता है वह S1 से S0 में होता है, और फॉस्फोरेसिन जो होता है वह T1 से S0 में होता है। इसका ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगी, T1 से S0 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर में फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया हूँ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का MSc केमिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 45 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया हूँ। जो क्वेश्चन जो मैं सोल्व किया हूँ इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपको एग्जामिनेशन मैच करेंगे, और इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इनऑर्गेनिक सोल्व कराऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक सोल्व कराऊंगा। तो एग्जामिनेशन से पहले आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।